वैचारिक नींव यानी इसके मटीरियलिस्ट फाउंडेशन को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये कैपिटलिज्म के अंदर के टकराव को कैसे देखता है, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है, और आखिर में आज इसकी विरासत और इसकी आलोचनाओं पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए पहले सवाल पर आते हैं, मार्क्सवाद क्या है? अच्छा, इसे ठीक से समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक विचारधारा, मतलब एक आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि ये 3 अलग-अलग चीज़ों का एक मिला-जुला ढांचा है। असल में मार्क्सवाद एक ही समय में 3 काम करता है। पहला, ये समाज को एनालाइज करने का एक तरीका है, जिसे हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म कहते हैं। दूसरा, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी, खासकर कैपिटलिज्म की एक बहुत गहरी आलोचना है। और तीसरा, ये सामाजिक बदलाव का एक क्रांतिकारी सिद्धांत है। मतलब ये एनालिसिस का एक टूल भी है, एक क्रिटिक भी, और एक्शन लेने के लिए एक कॉल भी। चलिए अब मार्क्सवाद के बिल्कुल जड़ तक चलते हैं, इसकी नींव को समझते हैं। ये वो एक विचार है जिस पर पूरा का पूरा सिद्धांत टिका हुआ है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म यानी ऐतिहासिक भौतिकवाद। यही वो विचार है जो सब कुछ की बुनियाद है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहता है कि किसी भी समाज का जो आर्थिक ढांचा होता है, जिसे मार्क्स बेस या आधार कहते हैं, वही असल में उसके कानूनों, राजनीति, कल्चर और आइडियाज को तय करता है, जिसे वो सुपरस्ट्रक्चर या अधिरचना कहते हैं। इसको ना एक बिल्डिंग की तरह सोचिए। जैसी नींव होगी, बिल्डिंग का डिजाइन भी वैसा ही होगा। मार्क्स के लिए इकोनॉमी ही समाज की वो नींव है और बाकी सब कुछ उसी के ऊपर खड़ा है। और ये थ्योरी हमें इतिहास को एक बिल्कुल अलग नज़र से देखने में मदद करती है। मार्क्सवाद के मुताबिक इतिहास अलग अलग स्टेज से होकर गुजरता है। ये आदिम साम्यवाद से शुरू होता है, फिर गुलामी, सामंतवाद और फिर आता है पूंजीवाद। हर स्टेज का अपना एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है और उसी सिस्टम के अंदर के जो टकराव होते हैं वो उसे अगले स्टेज की तरफ धकेल देते हैं। और इसका जो अंतिम चरण है वो है समाजवाद या साम्यवाद। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सिद्धांतों को, खास तौर पर पूंजीवाद को एनालाइज करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और उस सबसे बड़े टकराव पर फोकस करते हैं जिसकी पहचान मार्क्स ने की थी। मार्क्स के हिसाब से पूंजीवादी समाज 2 मुख्य वर्गों में बटा हुआ है। एक तरफ है बुर्जुआ वर्ग, यानी वो लोग जिनके पास उत्पादन के साधन हैं, जैसे फैक्ट्री, जमीन, पैसा। और दूसरी तरफ है सर्वहारा वर्ग, यानी मजदूर, जो अपना गुजारा करने के लिए अपनी मेहनत, अपना श्रम बेचते हैं। इन दोनों के हितों का जो टकराव है वही इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की ये मशहूर लाइन इस आइडिया को बिल्कुल साफ कर देती है। मार्क्सवाद के लिए ये जो वर्ग संघर्ष है, ये सिर्फ पूंजीवाद की कोई खासियत नहीं है, बल्कि ये अब तक के पूरे इंसानी इतिहास को चलाने वाली मेन फोर्स, एक केंद्रीय शक्ति है। तो ये शोषण काम कैसे करता है? इसका जवाब छिपा है सरप्लस वैल्यू या अतिरिक्त मूल्य के कॉन्सेप्ट में। मान लीजिए एक मजदूर एक दिन में 1000 रुपए का सामान बनाता है, लेकिन उसे दिहाड़ी मिलती है सिर्फ 200 रुपए। तो ये जो बचा हुआ 800 रुपए का मूल्य है, यही सरप्लस वैल्यू है जो पूंजीपति के पास मुनाफे के तौर पर चला जाता है। मार्क्स के लिए यही पूंजीवादी शोषण का असली आधार है। इस आर्थिक शोषण की एक मानवीय कीमत भी होती है, जिसे मार्क्स ने एलियनेशन यानी अलगाव कहा था। उनका मानना था कि इस सिस्टम में मजदूर अपने ही काम से, अपनी ही मेहनत से बेगाना हो जाता है। वो जो चीज़ बनाता है वो उसकी नहीं होती। काम करना उसके लिए खुशी नहीं, सिर्फ एक मजबूरी बन जाता है। वो अपनी असली क्षमता, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल ही नहीं कर पाता और धीरे धीरे समाज से और अपने जैसे दूसरे इंसानों से भी कटा हुआ महसूस करने लगता है। तो इस पूरे संघर्ष का नतीजा क्या होगा? देखिए, मार्क्सवादी थ्योरी सिर्फ एनालिसिस करके रुक नहीं जाती, वो ये भी बताती है कि आगे क्या होगा और क्या होना चाहिए। मार्क्सवादी थ्योरी के हिसाब से इतिहास का अगला कदम कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले एक क्रांति के जरिए पूंजीवाद को खत्म किया जाता है। फिर एक टेम्पररी सरकार बनती है जिसका एक ही काम होता है वर्ग व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करना। और एक बार जब समाज में वर्ग ही नहीं बचेंगे तो सरकार या राज्य की भी जरूरत खत्म हो जाएगी और वो धीरे धीरे मुरझा जाएगा। ये जो शब्द है सर्वहारा का अधिनायकत्व या डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, इसे अक्सर गलत समझा जाता है। मार्क्सवादी थ्योरी में यह सरकार का कोई परमानेंट रूप नहीं है, ये बस एक अस्थायी, एक ट्रांजिशनल दौर है। इसका मकसद है कि मजदूर वर्ग सत्ता अपने हाथ में ले ताकि वो पुराने पूंजीवादी ढांचे को तोड़ सके और एक समाजवादी समाज के लिए रास्ता बना सके। और इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? एक ऐसा समाज जिसमें न कोई वर्ग हो न कोई राज्य। एक ऐसी दुनिया जहां किसी का शोषण न हो और जहां चीजों का बंटवारा इस सिद्धांत पर हो, हर एक से उसकी क्षमता के अनुसार, हर एक को उसकी जरूरत के अनुसार।
चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और एक संतुलित नजर डालते हैं। हम मार्क्सवाद के जबरदस्त असर को भी देखेंगे और साथ ही इसके खिलाफ जो बड़ी बड़ी आलोचनाएं हुई हैं उन्हें भी समझेंगे। तो यहाँ हम दोनों पक्षों को एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ मार्क्सवाद पूंजीवाद की एक बहुत ताकतवर आलोचना पेश करता है। ये असमानता और शोषण को समझने में हमारी मदद करता है और इसने दुनिया भर में बड़े बड़े राजनीतिक आंदोलनों को प्रेरणा दी है। वहीं दूसरी तरफ इसकी आलोचना इस बात के लिए होती है कि ये अर्थव्यवस्था पर जरूरत से ज्यादा जोर देता है। पूंजीवाद के ढह जाने की इसकी भविष्यवाणियां भी सच नहीं हुईं और कई देशों में जब इसे लागू किया गया तो वहां तानाशाही सरकारें बन गईं। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आके रुक जाते हैं, क्या मार्क्सवाद आज भी असमानता को समझने का एक जरूरी जरिया है, या फिर ये 19वीं सदी की एक पुरानी विचारधारा है जिसकी विरासत खतरनाक रही है? सच कहूं तो शायद इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, लेकिन ये सवाल आज भी हमारे बीच जिंदा है और यही चीज